प्यारे बच्चों, क्लास 9th का हिंदी कोर या हिंदी ए विषय का एग्ज़ाम आपका 15 तारीख को था। उसी का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग मिलान कर सकते हैं, आप लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत किया, कितना स्कोर आ सकता है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही 9th क्लास के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्लास 9th एग्जामिनेशन 2022 सेकेंड टर्म हिंदी ए, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा। ये सब समान निर्देश थे जिसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अपठित बोर्ड निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना था, जिसमें था कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे और इससे जुड़े सवाल के सीधे हम लोग आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन था कंप्यूटर आज के युग में वरदान है कैसे। तो कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए एक वरदान की तरह हुआ है। यह जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। साथ ही यह मनोरंजन का भी एक अच्छा और बड़ा साधन बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन था कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकता है। तो कौन ऐसा काम है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर हर तरह का काम करने में सक्षम है। वह भविष्यवाणी तक कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन कर सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। तीसरा है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। फिर है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पथ भूल न जाना पथिक कहीं से, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सरल होंगे सुंदर। तो ये कविता था बच्चों, और इससे आपको क्वेश्चन है किस स्थिति में पथिक के पथ भूलने की आशंका है। तो कवि बता देना चाहता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में अनेक बाधाएं आती है, परंतु उस मार्ग में बहुत से सुहावने दृश्य भी होते हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन हमें उनके सौंदर्य के भुलावे में नहीं आना चाहिए। हमें तो केवल अपने कर्तव्य पथ पर आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है राही एकांकीपन का अनुभव कब करता है। तो जब अपने पराये बनकर आ जाते हैं, पग पग पर निराशाएं घर करने लगती है, तब पथिक को एकांकीपन अनुभव होने लगता है। छठा था विफलता शब्द का विलोम क्या होगा। तो विफलता का उल्टा होता है सफलता। पाठ्य पुस्तक से आपका क्वेश्चन है बच्चों, एक लकुटी और कामरिया पर कवि रसखान सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है। तो कवि हर वह काम करने को तैयार है जिससे वह कृष्ण के सानिध्य में रह सके, इसलिए वह एक लकुटी और कंबल और अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है। इसी का 8वां में क्वेश्चन है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में निम्नलिखित परिवर्तन हुए जो बढ़कर आंधी में बदल गई। पहला, ठंडी हवाएं चलने लगी, गली में धूल उड़ने लगी, ऊंचे पेड़ों की चोटियां तथा शाखाएं झुकने उठने लगी, लताएं हवा में लहराने लगी, क्षितिज पर बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी, जोरदार वर्षा शुरू हो गई। 8वां क्वेश्चन है कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। तो कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। जैसे उन्हें अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। उस कोठरी का क्षेत्र बहुत सीमित था, वहां कैदियों का रहना मुश्किल था तथा इस काल कोठरी में रोना भी गुनाह था। ऐसा करने से अंग्रेजों द्वारा सजा दी जाती थी। 9वां नंबर क्वेश्चन है मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। तो मैना अपने मकान को यहाँ जगह को बचाना चाहती थी क्योंकि यह मकान उसे बहुत प्रिय था, यह उसकी पैतृक धरोहर थी। अंग्रेज उस मकान को नष्ट कर देना चाहते थे क्योंकि यह मकान नानाजी जैसे और भी क्रांतिकारियों का ठिकाना हो सकता था। नानाजी ने अंग्रेजी सरकार को बहुत हानि पहुंचाई थी तथा अनेक अंग्रेज नर नारियों की हत्या की थी। 10वां क्वेश्चन है लेखिका मतलब महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। पहला,
धार्मिक स्वभाव लेखिका की माँ नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। वे ईश्वर में आस्था रखती थी। वे मीराबाई के पद तथा प्रभातियाँ गाती थी। संस्कारी महिला, लेखिका की माँ अच्छे गुणों वाली महिला थी जिनका असर लेखिका पर भी पड़ा। हिंदी, तो संस्कृत की ज्ञाता लेखिका की माँ को हिंदी संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। फिर है धार्मिक सहिष्णुता, लेखिका की माँ धर्म सहिष्णु महिला थी। उन्होंने ज्वारा के नवाब के परिवार से अच्छे संबंध बना के रखा। 11 है शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। उमा चरित्रवान है, वह शिक्षित लड़की है। उसके पिता रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से उमा की शिक्षा की बात छिपा जाते हैं, परंतु गोपाल प्रसाद के पूछने पर वह अपनी शिक्षा के बारे में दृढ़तापूर्वक बता देती है। इसके विपरीत शंकर स्वयं तो उस शिक्षा प्राप्त कर रहा है, परंतु वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी भी उस शिक्षा प्राप्त हो। अतः समाज को शंकर जैसे व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है। शंकर जैसे व्यक्तित्व से हमें न अच्छे समाजोपयोगी स्वस्थ विचारधारा वाले नागरिक मिलेंगे और न ही इनसे समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान की अपेक्षा की जा सकती है। वास्तव में समाज को उमा जैसे साहसी, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। इसी का 8वां में क्वेश्चन था, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता था। ये सारा मॉडल क्वेश्चन से आया है बच्चों, इसलिए आप लोग मॉडल क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, उसी से क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका आंसर है, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, फटेहाली और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतना नहीं कमा पाती कि जिससे वह अपना तथा अपने बूढ़े बीमार पति का पेट भर सके। इस प्रकार की मजदूरी से उसका जीवन निर्वाह तक कठिन हो जाता था। अब है रचना लेखन। अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखे। तो 22 नवंबर 2020, प्रिय पिताजी, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार पिताजी, बहुत दिनों बाद आपको पत्र लिख रही हूँ। पढ़ाई करते करते मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं आज आपको पत्र लिख रही हूँ। आपने मुझे महारानी लक्ष्मी विद्यालय में दाखिला दिलवाया। मैं सच्चे मन से और लगन से पढ़ाई करती हूँ। मुझे परीक्षा में अच्छे अंक भी मिलते हैं। आपको मैं यह बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी अपेक्षित और जागरूक नागरिक बन गई है और मुझे कहने में भी बहुत खुशी होती है कि मैं आप जैसे पिता की बेटी हूँ, आपकी प्यारी बेटी। अथवा इसी में था, छात्रावास के स्थान हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो लिखना है, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, +2 उच्च विद्यालय गोपी का अंदर अपना विद्यालय का नाम, द्वारा, वर्ग, शिक्षक, विषय छात्रावास में स्थान देने संबंध में महोदय, कॉमा दे के नीचे से लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं राकेश कुमार +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर का नियमित छात्र हूँ। कारण यह है कि मेरा गांव इस कॉलेज से बहुत दूर स्थित है, जिसके कारण आने जाने में असुविधाएं होती है तथा वहां पर वाहन की सुविधा जल्द उपलब्ध नहीं होती है। महोदय, मैं एक निर्धन परिवार से हूँ, जिसके कारण मैं किसी अन्य छात्रावास में नहीं रह सकता हूँ। कृपया आप मुझे विद्यालय द्वारा स्थापित छात्रावास में जगह उपलब्ध कराने की कृपा करें। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर मुझे छात्रावास में जगह उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। आपका विश्वासी छात्र, नाम राकेश कुमार, कक्षा 9वीं, क्रमांक संख्या 20। अब है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखे। तो वृक्षारोपण का महत्व है, जिसमें संकेत बिंदु है, वृक्ष जरूरी है, वृक्ष पूजनीय है, अब उपसंहार। तो वृक्षारोपण का शाब्दिक अर्थ है वृक्ष लगाकर उन्हें उगाना, उसका प्रयोजन करना, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना। मानव के जीवन को सुखी, समृद्ध व संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण का अपना विशेष महत्व है। मानव सभ्यता का उदय तथा उसका आरंभिक आश्रय भी प्रकृति अर्थात वन, वृक्ष, यहाँ वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष ही रहे हैं। मानव को प्रारंभ से ही प्रकृति द्वारा जो कुछ प्राप्त होता रहा उसे निरंतर प्राप्त करते रहने के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। वृक्ष जरूरी है। तो वनों से हमें भवन निर्माण की सामग्री मिलती है। औषधि, जड़ी बूटी, गोंद, घास तथा जानवरों का चारा भी वनों से ही प्राप्त होता है। वन तापमान को समान बनाने में सहायक एवं भूमि को बंजर होने से रोकते हैं। वनों से लकड़ी, कागज, फर्नीचर, दवा या सभी के लिए हम वनों पर ही निर्भर हैं। वन हमें दूषित वायु को ग्रहण करके शुद्ध एवं जीवनदायक वायु प्रदान करता है। जितनी वायु और जल जरूरी है उतना ही आवश्यक वृक्ष होते हैं। इसलिए वनों के साथ ही वृक्षारोपण सभी जगह करना जरूरी है और कई तरह के लाभ देने वाले वनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
फिर है वृक्ष पूजनीय। हमारे भारत देश में जहाँ वृक्षारोपण का कार्य होता है वहीं इन्हें पूजा भी जाता है। कई ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है, जैसे नीम पेड़, पीपल का पेड़, आंवला, बरगद आदि को शास्त्रों के अनुसार पूजनीय कहलाते हैं। और साथ ही धर्म शास्त्रों में सभी तरह के वृक्ष प्रकृति के सभी तत्वों की विवेचना करते हैं। इन वृक्षों की हम पूजा करते हैं वह औषधि गुणों का भंडार भी होते हैं जो हमारी सेहत को बरकरार रखने में मदद भी सिद्ध होते हैं। आदिकाल में वृक्ष से ही मनुष्य की भोजन की पूर्ति होती है। वृक्ष के आसपास रहने से जीवन में मानसिक संतुलन और संतुष्टि मिलती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मूलतः ब्राह्मण रूपाय मदस्तो विष्णु रूपेण अगता शिवसु उपाय अश्वस्या नमो नमः। अर्थात जिसके मूल रूप में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास होता है। इसी कारण अश्वय नामधारी वृक्ष को नमन किया जाता है। उपसंहार। आज हमारे देशवासी वनों तथा वृक्षों की महत्ता को एक स्वर में स्वीकार कर रहे हैं। वन महोत्सव हमारे राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है। देश की समृद्धि में हमारे वृक्ष का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इस राष्ट्र के हर नागरिक को अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए वृक्षारोपण करना जरूरी है। फिर था बेरोजगारी की समस्या। दोनों में से कोई एक लिखना था बच्चों, तो इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिए। यदि आप लोगों ने ये लिखा होगा तो इसी तरह लिखना था। बेरोजगारी का अर्थ बताना था, फिर कारण देना था, उसका दुष्परिणाम और उसका बाद उसका समाधान देना था। सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बढ़ती महंगाई के संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो संवाद है, रमेश कहता है, अरे सुरेश भाई कहाँ से आ रहे हो, यहाँ हो जाएगा। अरे सुरेश भाई कहाँ से आ रहे हो। सुरेश, अरे भाई रमेश मैं बाजार से आ रहा हूँ। रमेश, अच्छा सब्जी लेने गए थे क्या। सुरेश, हाँ भाई गया तो था, सब्जी लेने ही थे लेकिन केवल 2 ही सब्जी ला पाया। रमेश, क्यों, आज बाजार बंद है क्या। सुरेश, नहीं बाजार भाई बाजार तो खुला है लेकिन सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब उन्हें खरीदना पहुँच से बाहर होता जा रहा है। रमेश, अच्छा हाँ, वह तो मैंने भी कल ही प्याज के दाम पूछे तो मैं हैरान रह गया, 140 रुपये किलो है। सुरेश, हाँ भाई, और आलू और मटर, गाजर, गोभी, इन सब का भी यही हाल है। ना जाने इस महंगाई से कब निजात मिलेगी। रमेश, हाँ भगवान ही जाने हमें कब चैन से खाने को मिलेगा। सुरेश, चलो मिलते हैं फिर। रमेश, ठीक है भाई। तो इस तरह बच्चों ये आपका क्लास 9 हिंदी कोर का आंसर आप लोग देख लीजिए जो आप लोगों ने एग्ज़ाम में कैसे लिखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।